Welcome you all. Myself is Shahid Abbas Shirazi on the platform of Intellectual Launch. आज हम बात करेंगे वो कौन सी गलतियां हैं जो एस्पायरेंट CSS में करते हैं और रिजल्ट्स इन अ फेल। आज आप इस वीडियो के जरिए खुद को इवेल्युएट करना सीखेंगे। अगर एक कैंडिडेट जो कि फार फ्लंज एरिया से है, प्रोफेशनल है और वो इवेल्युएशन की जो हैवी कॉस्ट हैं, एक्सपेंसेस हैं, उनको बियर नहीं कर सकता, तो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको मद्देनजर रखते हुए वो अपने आप को खुद इवेल्युएट कर। तो आज हम बातें पे, उन गलतियों पे रोशनी डालेंगे कि कैंडिडेट्स कौन सी गलतियां एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के करते हैं जो कि उनको नहीं करनी चाहिए, और विद प्रैक्टिस वो चीज़ें ख़त्म या दूर की जा सकती हैं या उनको मिनिमम किया जा सकता है। सो लेट्स बिगिन विद टॉपिक। कैंडिडेट्स वो टॉपिक सेलेक्ट कर लेते हैं जिनके कीवर्ड्स बाज़ दफ़ा उनकी समझ में नहीं आते या क्लैरिटी नहीं देते, या वो टॉपिक चूज कर लेते हैं जिसमें कीवर्ड्स तो समझ आ रहे होते हैं लेकिन ये क्लैरिटी नहीं होती कि एग्जामिनर क्या रिक्वायर कर रहा है। तो आपने ऐसा टॉपिक चूज नहीं करना जो आपने प्रैक्टिस ना किया हो, या जिसके कीवर्ड्स की आपको समझ ना हो, या जिसमें क्लैरिटी ना हो कि पूछा क्या जा रहा है। सिवाय इसलिए कि आप दूसरे कैंडिडेट से आप स्टैंड आउट हो जाएंगे, मुख्तलिफ आपको टॉपिक सेलेक्ट करके उसके ऊपर आर्गूमेंट्स करेंगे, सिवाय इस वजह से कि आप बाकी जो हैं वो बहुत कॉमन या बहुत इजी ऐसे जो है वो अटैम्प्ट कर रहे हैं टॉपिक, तो आप टफ अटैम्प्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा आपने नहीं कर। उसके बाद आपने हमेशा टॉपिक को ब्रेक डाउन करना है डिफरेंट डायमेंशंस में। अगर आप कॉज एंड इफेक्ट बता रहे हैं तो यू मस्ट गो फॉर सॉल्यूशंस। आपने टॉपिक को हमेशा डाइवर्सिफाई करना है, उनको डिवाइड करना है डिफरेंट डायमेंशंस में। कभी भी आपने वन डायमेंशनल ऐसे अटेम्प्ट नहीं करना। कोशिश करें कि उसको ब्रेक डाउन किया जा सके। उसके बाद आपने थीसिस स्टेटमेंट के बगैर ऐसे अटेम्प्ट नहीं करना। स्टूडेंट्स थीसिस स्टेटमेंट के बगैर ऐसे अटेम्प्ट कर लेते हैं, या थीसिस स्टेटमेंट बहुत वेग बना देते हैं, या थीसिस स्टेटमेंट को इम्पोर्टेंस नहीं देते, जिसकी वजह से रिजल्ट्स इन फेल। आपका स्टैंस क्लियर नहीं है, ठीक है, आप बता ही नहीं एग्जामिनर को कि आप बेसिकली इस ऐसे के ऊपर क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं और क्या आर्गूमेंट्स बिल्ड करने जा रहे हैं। अगर आपकी थीसिस स्टेटमेंट नहीं है तो आप ऐसे को डिफेंड कैसे करेंगे। उसके बाद आपने अपने ऐसे को अपनी बायसनेस की बेस पे अटेम्प्ट नहीं करना। आपने उसको जनरल व्यू में और अनबायस्ड होके अटेम्प्ट करना। उसके बाद बात करते हैं कि आपने आउटलाइन कैसे करना। स्टूडेंट्स अननेसेसरीली लेंथी आउटलाइन बनाने के लिए आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं, जो कि अल्टीमेटली उनको अपने एक्चुअल ऐसे लिखने के लिए बहुत कम टाइम मिलता है। तो ये गलती भी स्टूडेंट्स करते हैं और कंक्लूड नहीं कर पाते। तो आपने ये गलती नहीं करनी। आइडियल लेंथ है कि आप 2 पेजेस तक अपनी आउटलाइन को कंप्लीट करें और उसके बाद डायरेक्टली आप अपना ऐसे लिखना स्टार्ट करें, ठीक है। और आउटलाइन में आपने थीसिस स्टेटमेंट ज़रूर लिखनी। थीसिस स्टेटमेंट के बगैर आपने आउटलाइन मेंशन नहीं। टॉप पे थीसिस स्टेटमेंट होनी चाहिए, उसके बाद आप अपनी आउटलाइन को स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन की हेडिंग देने के बाद आउटलाइन में उसके नीचे आपने कुछ मेंशन नहीं करना क्योंकि इंट्रोडक्शन पूरी ऐसे की एक हाईलाइट होती है, तो आपने उसके अंदर कोई एक एस्पेक्ट हाईलाइट नहीं करना। आउटलाइन ड्रॉ करते वक्त आपने सिर्फ एक मेथड को चूज करना है। तो आउटलाइन स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब बनाते हैं तो उसको दोनों तरीके से उसके अंदर मेंशन कर देते हैं। लाइक फ्रेजेस में भी कुछ पार्ट बना देते हैं और कुछ पार्ट जो है वो सेंटेंसेस की शक्ल में भी बना देते हैं। तो आपने या तो फ्रेजेस लिखनी है या फिर सेंटेंसेस लिखने हैं। दोनों मेथड को आप नहीं चूज करेंगे। तो फॉर क्लैरिटी और फॉर ब्रीफ आउटलाइन ये प्रेफर किया जाता है कि आप ज़रा फ्रेजेस में जाएं। सो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर सेंटेंसेस बनाएंगे तो उनको भी ज़रा कंसाइज करें, और फ्रेजेस तो अल्टीमेटली कंसाइज होती हैं ताकि थोड़ी आउटलाइन ब्रीफ लगे और आपका स्टैंस आप जो है वो बड़ा क्लियरली जो है ना वो एग्जामिनर को जो है ना वो अंडरस्टैंडेबल हो, ठीक है। तो उसके बाद जब आप आउटलाइन ड्रॉ कर लेते हैं इंट्रोडक्शन टू कंक्लूजन, उसके बाद आपने जब इंट्रोडक्शन लिखना है तो
दो तरीके होते हैं, या तो आप डायरेक्टली टॉपिक को हिट करते हैं या फिर आप जनरल व्यू की तरफ जाते हैं। तो दोनों ही सूटेबल हैं, ठीक है। ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है कि अगर आप पाकिस्तान लेवल पे कोई काम कर रहे हैं, कोई टॉपिक लिख रहे हैं, तो आप सबसे पहले ब्रॉडर सेंस में अपने कीवर्ड को मेंशन करें। आप अपने कीवर्ड्स को ब्रॉडर सेंस में लिखें, उसके बाद उसको नैरो डाउन करें पाकिस्तान के ऊपर। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको भी निगेट करते हैं और इसको क्लैरिटी नहीं देते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आपने अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर लेना है, आपने कोई भी पैराग्राफ हो, इंट्रोडक्शन का इटसेल्फ या कोई भी आर्गुमेंट्स आप आगे बिल्ड कर रहे हैं, आपकी बॉडी है ऐसे कि आपने कोई भी सेंटेंस सब्जेक्ट के बगैर नहीं लिखना। लाइक इन से आपने कुछ मेंशन नहीं कर रहा है, सेंटेंस नहीं बनाना, बट, बिकॉज, सिंस, टू, ऑल, इनसे आप कोई भी स्टार्ट नहीं करेंगे। और पैराग्राफ के अंदर कोशिश करें कि कोई भी क्वेश्चन जो है वो आप रेज ना करें, ठीक है। इन चीज़ों को आपने ख्याल रखना है। उसके बाद आपने पैराग्राफ के अंदर फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का जिक्र नहीं करना। लाइक पैराग्राफिंग करते वक्त आपने आई और वी का इस्तेमाल नहीं करना और यू का इस्तेमाल नहीं करना। आपने हमेशा थर्ड फॉर्म में जाना है, दे का इस्तेमाल करें, ही, शी, इट का इस्तेमाल करें। और अगर पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ऐसे लिख रहे हैं तो डायरेक्टली पाकिस्तान का वर्ड इस्तेमाल करें, ठीक है। या पीपल ऑफ पाकिस्तान या पीपल्स ऑफ पाकिस्तान का वर्ड इस्तेमाल करें, ठीक है। उसके बाद डू नॉट यूज लिंकिंग वर्ड्स यूजलेसली। आप बहुत ज़्यादा लिंकिंग वर्ड्स का इस्तेमाल कर देते हैं जो कि मैकेनिकल सा लगने लगता है, ठीक है। और आपने अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स या कोटेशंस को भी फोर्स नहीं करना है। जहाँ पे रिक्वायर्ड है कि ये आर्गुमेंट जो है वो सपोर्ट चाहता है, उसी आर्गुमेंट को फैक्ट्स एंड फिगर की सपोर्ट दें। अपनी कोटेशन को अपने पैराग्राफ के साथ लिंक किए बगैर मेंशन ना करें, ठीक है। स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं, कोटेशन लिखती नीचे उसकी लिंकिंग नहीं है, फैक्ट एंड फिगर पैराग्राफ में लिख दिया और उसकी आर्गुमेंट के साथ लिंकिंग नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद डू नॉट यूज टफ वोकैबुलरी टू अट्रैक्ट द एग्जामिनर और चेकर और हुकर्स। अब इनका इस्तेमाल ना करें, सिंपल वर्डिंग का इस्तेमाल करें ताकि बहुत सिंपलिसिटी नज़र आए और आप जो कहना चाहते हैं वो एग्जामिनर तक बात क्लियरली पहुंच जाए। ऐसे ना हो कि आप अपने आर्गुमेंट तो बिल्ड कर लिया लेकिन जो रीडर है वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा। तो टफ वोकैबुलरी जो है वो सपोर्टिव नहीं है या अप्रिशिएटिव नहीं है इस लेवल पे, ठीक है। मॉडरेट लेवल कुछ हैं उनको यूज़ करें जो कि एग्जामिनर लेवल पे सब लोग अंडरस्टैंड करते हैं उस वोकैब को, तो वो ज़रूर करें। बेसिक से थोड़ा सा ऊपर आ जाएं ताकि कुछ प्रोफेशनल वर्ड्स हम उनका इस्तेमाल कर लें। उसके बाद आप अपने पैराग्राफ की जो लेंथ है वो ऊपर नीचे कर देते हैं। उनमें कोई कोहेरेंस नहीं होती, उनमें कोई सिमिलैरिटी नहीं होती। अगर एक पैराग्राफ 10 लाइन्स पे है तो दूसरा 15 पे है, तीसरा 12 पे है, फिर कोई 5 पे है, कोई 7 पे है, कोई 17 पे है। नहीं, आपने अपने पैराग्राफ की जो लेंथ है उसको सूटेबल तरीके से एक दूसरे के क्लोज टू रखना है कि लेंथ सेम लगे। एक दो सेंटेंस या एक दो लाइन का जो इजाफा है या कमी है वो अंडरस्टैंडेबल है। तो आइडियल लेंथ है कि आप एक पेज के अंदर अंदर आए, एक पेज से अपने पैराग्राफ की लेंथ को बढ़ाएं ना। उसके बाद स्टूडेंट्स अपने पैराग्राफ को बगैर किसी कंक्लूजन के छोड़ देते हैं, उसको कंक्लूड नहीं करते अपने आर्गुमेंट्स को कि ये जो बात आपने की है किस तरह आपकी थीसिस स्टेटमेंट के साथ अटैच्ड है और आपने साबित इसमें क्या किया है, और आप जो डायमेंशन डिस्कस कर रहे हैं थीसिस स्टेटमेंट की वो किस तरह लॉजिकल है आपकी थीसिस स्टेटमेंट के साथ और किस तरह उसको सपोर्ट कर रही है। तो कंक्लूडिंग सेंटेंस या ज़रूर दें और उसको थीसिस स्टेटमेंट से लिंक ज़रूर करें। और लास्ट में आपने क्या करना होता है कि जब एक डायमेंशन से आप दूसरी डायमेंशन में इंटर होते हैं, ठीक है, आपने थीसिस स्टेटमेंट में 3 डायमेंशंस लिखी हुई हैं, तो जब आपने एक ब्रीफ कर लेनी है, अपने आर्गुमेंट्स में पैराग्राफिंग कर लेनी है, जब दूसरे में शिफ्ट करेंगे तो कोई एक सेंटेंस ऐसा ज़रूर लिखें जिसमें एग्जामिनर को पता चल जाए कि आपने शिफ्ट किया है, अब आप अपनी सेकंड डायमेंशन में एंटर हो चुके हैं। ऑल्दो आपने वो सीक्वेंस तो मेंटेन किया होता है जो आपने आउटलाइन में लिखा होता है,
तो एज सच अगर नहीं भी करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी अगर करते हैं तो इट्स वेल एंड गुड। तो कोई एक सेंटेंस आप ज़रूर लिखें ताकि लिंकिंग हो जाए एक डायमेंशन की दूसरी डायमेंशन के साथ, ठीक है? और सीक्वेंस वही मेंटेन करें। स्टूडेंट्स लिंकिंग नहीं करते हैं पैराग्राफिंग में, ठीक है? और वो गलती करते हैं और एक डायमेंशन को दूसरी डायमेंशन से लिंक नहीं करते हैं, तो वो एग्जामिनर के लिए कंफ्यूजिंग जो है ना वो इन्वायरमेंट सा क्रिएट हो जाता है, ठीक है? उसके बाद जो सबसे अहम चीज़ है, सबसे आखिर में आपने कोई ग्रामेटिकल गलती नहीं करनी। सबसे अहम चीज़ है कि देखिए एटलीस्ट आप बहुत एडवांस लेवल पे नहीं हैं, आप सिंपल इंग्लिश लिख रहे हैं लेकिन ग्रामेटिकली करेक्ट लिखें। आपका एक्सप्रेशन बहुत एडवांस नहीं हो लेकिन फिर भी आप उसमें ग्रामेटिकली करेक्ट लिखें। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट के आप एक लेवल पे जाएं और सब्जेक्ट और वर्ब का कैंडिडेट्स प्लीज़ एग्रीमेंट ज़रूर किया करें। तो सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स जो हैं स्टूडेंट्स की, कैंडिडेट्स की, वो सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट है। तो वहाँ पे बहुत ऑकवर्ड सा लगता है कि कैंडिडेट इतने बड़े लेवल पे compete कर रहा है या कंपटीशन में है लेकिन उसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं आता है। तो प्लीज़ इसको इम्प्रूव करें, अपने नाउन्स को इम्प्रूव करें और उसके साथ जो वर्ब्स अटैच हैं उनको इम्प्रूव करें, ठीक है? और अपनी प्रीपोजिशन पे भी प्लीज़ वर्क करें। प्रीपोजिशन जो है वो स्टूडेंट्स की दिखने में आया कि बहुत ज़्यादा वीक होती हैं, जिससे भी खूबसूरती में डैमेज होती है। तो प्लीज़ ग्रामर को अपनी को बेहतर करें ताकि आप अच्छे से अच्छी जो ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश है वो लिख सकें, ठीक है? स्टूडेंट्स ये भी गलतियाँ करते हैं कि उनकी ग्रामर की काफ़ी मिस्टेक्स होती हैं, जिसकी वजह से डेफिनेटली रिजल्ट्स इन अ फेलियर। इसके ऊपर तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। आप अपने स्पेलिंग की बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं, ठीक है? तो वो भी डेफिनेटली रिजल्ट्स इन अ फेलियर होता है, ठीक है? वो तो एक्सेप्टेबल नहीं है इस लेवल के ऊपर, ठीक है? तो वो जो एग्जामिनर है, वो जो चेकर है, वो जो रीडर है, वो कभी भी आपको पास नहीं करेगा। सो आई होप कि आपको ये बेहतर तरीके से समझ आ चुका होगा कि कौन सी गलतियां आप पेपर में बैठ के करते हैं जो कि रिजल्ट्स इन अ फेलियर, और वो गलतियां आपने नहीं करनी। आई होप कि आप ये समझ चुके होंगे कि खुद को इवेल्युएट आपने कैसे करना है। आप घर में बैठ के खुद को इवेल्युएट कर सकते हैं, कहीं पे भी इवेल्युएशन की कॉस्ट पे करने की ज़रूरत नहीं। आप अगर बीए नहीं कर सकते तो आप खुद से इवेल्युएट करें और अपने ऐसे को बेहतर से बेहतर बनाएं, प्रैक्टिस करें ताकि आप ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो गलतियां हैं, इसको दूर कर सके और ऐसे के स्ट्रक्चर को समझ सके। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो प्लीज आप प्रैक्टिस करें ताकि आप खुद उन कैंडिडेट का मुकाबला कर सकें जो एकेडमिक लेवल पे या बेहतर है या एकेडमी पे जाके अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं या वेरिएशंस की कॉस्ट बर्दाश्त कर रहे हैं। आप खुद घर में बैठ के अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी से आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं और compete कर सकते हैं। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। आई एम साइनिंग आउट ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल लॉन्च। थैंक यू वेरी मच।